नीट से जुड़े बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस साल काउंसलिंग करवा रहे हैं, उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, या कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन वो मनचाहा कॉलेज नहीं पा पाए, जो वो चाहते थे, जिस कोर्स के लिए वो चाहते थे वो कॉलेज नहीं मिल पाया, लेकिन वो इस साल ड्रॉप ले रहे हैं और अगले साल क्या बोलते हैं, नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, यानी कि 2025 के लिए नीट का एग्जाम देना चाहते हैं। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो नए बच्चे जुड़े हैं, जैसे जो इस साल क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हैं और पहली बार वो नीट का एग्जाम देंगे। तो इन सभी बच्चों के लिए जो नीट 2025 के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेना जरूरी है, क्योंकि बिना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाने हो सकता है आप प्रिपरेशन करते रहो और लास्ट में पता चले क्या बोलते हैं, आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं नीट 2025 के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना और समझना, जहां नहीं समझ में आएगा आप बिल्कुल कमेंट करना, कमेंट करने के लिए आप हमेशा फ्री हो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं नीट 2025 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क ऑफ क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप स्टार्टिंग में सुने होंगे कि आज नीट 2025 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात हो रहा है, क्योंकि बिना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाने बच्चे कैसे एग्जाम देंगे 2025 के लिए। तो बहुत देरी ना करके चलो एक एक पॉइंट जानते हैं। तो सबसे पहले बात है कि आप क्लास 12 पास आउट होने चाहिए, यानी बिना क्लास 12 पास आउट हुए आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, तो आप क्लास 12 पास आउट होने ही चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट की बात करें कि क्लास 12 में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आपका इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं है तो आप नीट का एग्जाम नहीं दे सकते हो। ये होना तो कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आपका कोई और भी सब्जेक्ट है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका होना ही चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरी पॉइंट की बात करें, क्लास 12 में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, यानी कि जब आप क्लास 12 पास आउट करोगे तो आप कैटेगरीज वाइज परसेंटेज वेरी करता है स्टूडेंट्स। तो अगर आप जनरल हो तो आपका 50% होना चाहिए। अगर 50% से कम है तो आप नीट का फॉर्म नहीं भर सकते हो, लेकिन जनरल के लिए रूल है और बाकी के लिए परसेंटेज कुछ कम है। और वहीं अगर आप जनरल के पीडब्ल्यूडी हो, यानी कि जनरल के हैंडीकैप हो, तो आपका 45% होना चाहिए, 45% होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। मैं मिनिमम परसेंटेज की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम परसेंटेज तो आप कितना भी पाओ अच्छी बात है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी जो अदर्स हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या उनके जो पीडब्ल्यूडी हैं उनका 40% होना चाहिए। तो आपको एक परसेंटेज की बात समझ में आ गया होगा। यहां मिनिमम की परसेंटेज बात कर रहा हूं, मैक्सिमम तो आप चाहे जितना पाओ बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। आप 100% पा जाओ, ठीक है ना, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम परसेंटेज मैंने आपको बता दिया। तो एक बार फिर समराइज कर देता हूं। अगर आप जनरल हो तो मिनिमम 50%, अगर आप जनरल के पीडब्ल्यूडी हो तो 45%, और अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 40% होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट का। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपका मिनिमम एज 17 साल होना चाहिए। अगर आप 17 साल से कम हो तो आप नीट का फॉर्म नहीं भर सकते हो, आप नीट एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो। लेकिन जिस सत्र आप फॉर्म भर रहे हो, जैसे आप 2025 के लिए एग्जाम दोगे तो 2025 के 31 दिसंबर तक आपका 17 साल पूरा हो जाएगा तो भी चलेगा। जैसे मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका 4 मई 2025 को एग्जाम होगा, ठीक है ना, लेकिन 4 मई 2025 तक हो सकता है आपका 17 साल पूरा ना हुआ हो, लेकिन आपको ये देखना है कि 2025 के 31 दिसंबर तक क्या मेरा 17 साल पूरा हो जा रहा है। अगर आपका 17 साल पूरा हो जा रहा है तो आप बिल्कुल फॉर्म भरिए और एग्जाम दे दीजिए। लेकिन अगर आपका 31 दिसंबर तक भी अगर आपका 17 साल पूरा नहीं हो रहा है, आपका 16 साल कुछ महीना भी है, तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो याद रखिए मिनिमम 17 साल होना चाहिए, और वो 17 साल जिस सत्र में आप एग्जाम दे रहे हो उस सत्र के 31 दिसंबर तक पूरा हो जाना चाहिए। वहीं बात कर ले हम लोग अपर क्या बोलते हैं एज लिमिट का। तो आपका अपर एज लिमिट बेटा क्या बोलते हैं, नो लिमिट है, कोई टेंशन नहीं है। आप अगर 25 साल के हो, 28 साल के हो, 35 साल के हो तो आप एग्जाम दो। अगर आपके अंदर जिगरा है कि मुझे क्या बोलते हैं एमबीबीएस लेना ही लेना है तो आप बिल्कुल एग्जाम दे सकते हो, वहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर आपने क्लास 12 के बाद गैप किया है, जैसे मान लीजिए क्लास 12 आप 2025 में पास हुए, फरवरी या मार्च में आपका, अप्रैल में आपका क्या बोलते हैं रिजल्ट आ गया, ठीक है ना, तो अगर आप उसी साल नीट का पेपर दे रहे हो और उसी साल क्वालिफाई हो जा रहे हो तब तो कोई बात नहीं। लेकिन मान लीजिए आप 2025 में आप एग्जाम दिए और 2025 में आप क्लास 12 पास आउट भी किए थे, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद नीट एग्जाम देने के बाद आपका स्कोर अच्छा नहीं आया, या आप क्या बोलते हैं जो क्वालिफाइंग मार्क था वही नहीं टच कर पाए। हो सकता है भाई, अलग अलग स्टूडेंट हैं, कोई क्वालिफाई भी कर सकता है, कोई हो सकता है ना भी क्वालिफाई किया हो। अब आपने सोचा कि मुझे नीट का एग्जाम देना ही देना है और एमबीबीएस करना ही करना है, तो आपने ले लिया गैप।
आप लगे तैयारी करने, ऑनलाइन तैयारी करने लगे, या कहीं कोचिंग सेंटर में जाके आप ऑफलाइन तैयारी करने लगे, या किसी भी कारण से हो सकता है आपका गैप हो गया हो सकता है आपने नीट का एग्जाम दिया लेकिन आपको तबीयत ही खराब हो गया हो और उस सत्र क्या बोलते हैं आप काउंसलिंग करा ही नहीं पाए, कोई भी कारण हो, अगर आपने 1 साल या 2 साल या 3 साल यानी कि क्लास 12 पास आउट जिस सत्र हुए हो उस सत्र वाले अगर नीट में आप काउंसलिंग ना करा के अगर एडमिशन नहीं ले रहे हो, अगर गैप हो गया 1 साल का 2 साल का, तो गैप सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना। गैप सर्टिफिकेट में मैंने ये वीडियो बनाया है, इसमें पूरी बात मैं बताया हूं कि गैप सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, और आप उसमें सही बात लिखना कि किस रीजन से आप वो 1 साल या 2 साल गैप किए हो। आप तैयारी कर रहे थे कि तबीयत खराब था कि आप पढ़ाई छोड़ दिए थे, आपका इच्छा नहीं कर रहा था, जो भी रीजन हो आप जरूर उसमें लिख देना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अपर लिमिट तो नो लिमिट है, बट अगर आप क्या बोलते हैं उसी सत्र जिस सत्र आप क्लास 12 पास आउट हुए हो, अगर उस सत्र अगर आप नीट का एग्जाम देकर काउंसलिंग नहीं करा रहे हो, आप क्या बोलते हैं कॉलेज नहीं ले रहे हो, तो आपको गैप सर्टिफिकेट जरूर बनवाना पड़ेगा। क्या होता है कि बच्चे जब काउंसलिंग कराते हैं और बीच में 1-2 साल का गैप लिए रहते हैं तो कहते हैं गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। तो हमारा काम है कि आपको पहले से सतर्क करना। हम लोग इसीलिए क्या बोलते हैं वीडियोज बनाते हैं कि आपको मतलब एक सही दिशा बताया जा सके और पहले से सतर्क किया जा सके, जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि पता चले इधर आपको काउंसलिंग कराना है और उधर आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आपको ऐसी सारी चीजें बताते रहेंगे। खैर आगे की बात करें अगर, तो आप कभी भी ये मत सोचना कि जिस सत्र आपने एग्जाम दिया उस सत्र मान लीजिए आप क्वालिफाई हो गए, आपके 500 600 700 कुछ भी नंबर आ गए, तो वो स्कोर कार्ड से अब आप 1 साल गैप लो और उसके बाद 1 साल गैप के बाद अगले सत्र क्या बोलते हैं एमबीबीएस में एडमिशन ले लेना। ऐसा नहीं होता है। जिस सत्र आपने एग्जाम दिया उस सत्र जब नीट का रिजल्ट आएगा तो वही स्कोर कार्ड उस सत्र क्या बोलते हैं वैलिड होगा, उसके बाद वो स्कोर कार्ड वैलिड नहीं होगा। अगर आपने गैप ले लिया तो आपको फिर दोबारा एग्जाम देना होगा जब भी आप क्या बोलते हैं एडमिशन लेना चाहते हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर नीट 2025 में आप एडमिशन चाहते हो तो नीट 2025 का ही स्कोर कार्ड होना चाहिए। खैर ये बात बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन सतर्क कर देना कुछ ऐसे भी एग्जाम्स होते हैं जैसे क्या बोलते हैं गेट का एग्जाम है। तो गेट के एग्जाम में क्या होता है कि आपने अगर गेट का एग्जाम दे दिया और आप अगर क्वालिफाई हो गए तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उस सत्र क्या बोलते हैं एडमिशन लो, आप उसके क्या बोलते हैं बाद भी एडमिशन ले सकते हो। लेकिन ऐसा चीज नीट में नहीं है। नीट में जिस सत्र आप एग्जाम दोगे उसी सत्र आपका रिजल्ट मतलब स्कोर कार्ड आना चाहिए, वही स्कोर कार्ड आपका उस सत्र लगेगा। अगर आपने गैप कर दिया तो वो फिर इनवैलिड है, उसका कोई मतलब नहीं है, फिर वो एक कागज का टुकड़ा है। ठीक है ना। अच्छा अब आगे बात करें कि कौन से बच्चे नीट में और भी बैठ सकते हैं। क्या केवल क्या बोलते हैं इंडिया के स्टूडेंट बैठ सकते हैं कि इंडिया के बाहर के भी स्टूडेंट बैठ सकते हैं, यानी कि विदेश के भी बच्चे बैठ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं चाहे आप इंडिया के हो चाहे आप इंडिया के बाहर के हो, नेपाल के हो, क्योंकि नेपाल से बहुत सारे बच्चों का भी कमेंट आता है, या कहीं के भी हो, आप नीट का एग्जाम दे सकते हो और आप इंडिया में एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है ना। अच्छा अब आगे बात करें कि जो बच्चे 2024 में काउंसलिंग करा रहे हैं, ठीक है ना, और 2024 में एमसीसी काउंसलिंग की भी बात कर रहा हूं मैं, अभी आयुष काउंसलिंग की बाद में बात करूंगा। तो मान लीजिए आप क्या बोलते हैं 2024 में एमसीसी काउंसलिंग कराए। अब एमसीसी में आपको पता होगा 2 काउंसलिंग होता है, एक ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होता है और एक आपका स्टेट काउंसलिंग होता है। तो एमसीसी के किसी भी काउंसलिंग में अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको कोई सीट मिल गया, ठीक है ना, यानी कि चौथे राउंड में जाके आपको सीट मिल गया, लेकिन आपने वो सीट नहीं लिया, आपने रिजेक्ट कर दिया, आपने नहीं लिया सीट मिलने के बाद भी, या हो सकता है कि आपको सीट मिला और मिलने के बाद कुछ दिन आप पढ़ाई कर दो और फिर आपकी इच्छा हट जाए कि मुझे नहीं पढ़ना है, कोई भी रीजन हो आपका इच्छा ना करे। ऐसे जरूर मतलब अगर लाखों बच्चे हैं तो उसमें से कुछ बच्चों की मन की भी बात है, हो सकता है वो ना करे, तो वो बच्चे अगले साल यानी कि नीट 2025 का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, यानी कि वो देने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपने एमसीसी के चाहे वो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग हो चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मिली हुई सीट अगर आप छोड़ते हो तो आप अगले साल नीट का एग्जाम नहीं दे सकते हो। आप ये भी बात जान लेना। अच्छा वहीं बात करें कि सर आयुष के लिए क्या रूल है, तो आयुष के लिए मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं है। आयुष का चाहे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग हो चाहे स्टेट काउंसलिंग हो, अगर आयुष का आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर सीट छोड़ते हो तो आप इस सत्र तो मतलब क्या बोलते हैं एडमिशन नहीं ले पाओगे, मतलब इस सत्र तो आप बैन कर दिए जाओगे, यानी कि 2024 में, लेकिन 2025 में आप बिल्कुल क्या बोलते हैं एग्जाम दे सकते हो। ये जो मैंने रूल बताया वो केवल एमसीसी के लिए था, ये आयुष के लिए नहीं था। वहीं एक बात और कर ले, केवल उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश के जुड़े हैं। तो उत्तर प्रदेश के आप किसी भी राउंड में अगर आप एमबीबीएस का और बीडीएस का सीट छोड़ते हो, मतलब कोई भी राउंड हो, चाहे पहला राउंड हो दूसरा तीसरा चौथा, मतलब कोई भी राउंड हो, अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस इन दोनों में से अगर आपको सीट मिल गया, अगर आप सीट छोड़ दिए तो आप अगले साल नीट से बैन कर दिए जाओगे, आप अगले साल नीट का एग्जाम नहीं दे पाओगे।
मतलब उत्तर प्रदेश एक प्रकार से अपवाद है, बाकी और सब जगह केवल स्ट्रे वैकेंसी के लिए ये रूल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा, कोई भी राउंड हो, आपने अगर सीट नहीं लिया मिला हुआ तो आप अगले साल एग्जाम नहीं दे सकते हो, चाहे आपकी सारी एलिजिबिलिटी फुलफिल हो, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर ये आपने कर दिया कि यानी 2024 में आपने सीट छोड़ दिया, 2025 में आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, तो जितने बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं वो बच्चे ध्यान से इस बात को सुन लेंगे, पता चलेगा कि आपने सीट छोड़ रखा है और अगले साल सपना सजो रहे हो क्या बोलते हैं नीट का, तो बेटा नहीं हो पाएगा। सीधी सीधी बात जान लो। हाँ, वहीं बात करें आयुष के लिए कि सर आयुष काउंसलिंग के लिए उत्तर प्रदेश में क्या रूल है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं। आप आयुष काउंसलिंग में यानी कि बीएएमएस के लिए, बीयूएमएस के लिए, बीएचएमएस के लिए, अगर आपको इन सब के लिए सीट मिला है, आपने सीट छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या बोलते हैं अगले साल एग्जाम दे सकते हो। ये रूल केवल व केवल मतलब उत्तर प्रदेश के लिए एमबीबीएस और बीडीएस वाले कोर्स के लिए बच्चों के लिए है, आयुष वाले बच्चों के लिए नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, एक और कॉमन डाउट बार बार देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मान लीजिए क्या बोलते हैं हमको कॉलेज मिला ही नहीं, मतलब 2024 में वो काउंसलिंग करा रहे हैं और उनको कॉलेज मिला ही नहीं, ना पहले राउंड में मिला, ना दूसरे, ना तीसरे, ना स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मिला, तो क्या हम लोग अगले साल नीट का एग्जाम दे पाएंगे? बिल्कुल आप दे पाएंगे। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो उसमें आपकी क्या गलती है? आपने एग्जाम दिया, जितना आपका स्कोर आया उस स्कोर पे आपको कॉलेज नहीं मिला, तो डोंट वेरी, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप 2025 का एग्जाम आप दे लेंगे अगर आपको 2024 में कॉलेज नहीं मिला है तो बच्चों मैंने इतनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। इसके अलावा और भी कुछ रूल ऐड होने की संभावना है, ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब ये रूल्स ऐड हो जाएगा, अभी बात चल रहा है। सुमन मैम ने इस वीडियो में जिक्र किया है, अगर ये कंफर्म हो जाता है तो फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम लोग वीडियो बनाएंगे कि मतलब न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 2025, ठीक है ना, यानी कि 2025 के लिए। तो लेकिन अभी ये रूल मतलब वैलिड नहीं है, अभी सिर्फ बातें चल रहा है। तो ये वाली वीडियो देख सकते हो जानने के लिए कि कौन कौन सी चीजें मंथन आपस में चल रहा है, एनटीए वगैरह जो भी सब रूल बनाते हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इसका लिंक वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और वहीं सबसे पहले मैंने आपको गैप सर्टिफिकेट के बारे में भी बताया था, तो उसका भी लिंक वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि नीट 2025 के लिए जितनी भी मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है, बाकी जितनी है लोग अगर बता रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, मैंने सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिना दिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम आया है तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट करिए, मैं और सुमन मैम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।